पहला सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि एग्जाम को लेकर के तमाम तरीके के स्ट्रेस आपके मन में रहते हैं और आपका परिवार, आपके रिलेटिव्स और आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, ये लोग आपके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। और खास तौर पे लड़कियां अभी अपने माता पिता के मुख से सुनने लगी होंगी कि नंबर कम आएंगे तो शादी करवा देंगे, या फेल हो जाओगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या घर में रोटी बनानी है या चक्की पीसनी है। हालांकि अब समय बदल गया है, ऐसी बातें बहुत ही कम पेरेंट्स करते हैं, लेकिन करते हैं। लड़कों को तो एक रटा रटा है डायलॉग, सबको पता ही है कि कमाओगे नहीं तो क्या कर पाओगे जिंदगी में। और लड़कों को तो लगभग ये क्लियर होगा कि भैया कमाओगे नहीं तो किसी काम के नहीं हो, कोई नहीं पूछेगा। तो आज की जो चर्चा है वो हम लोग यहां से शुरू करते हैं कि प्रेशर आखिर क्या चीज है। वो प्रेशर चाहे परीक्षा का हो, चाहे जिंदगी का हो, और चाहे कैरियर बनाने का हो। एजुकेशन हमारे पास में दो तरीके की है। पहली एजुकेशन वो है जो आपको डिग्री दिला रही है। अभी आप 12वीं 10वीं तो पास हो चुके, तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा अब हम थोड़े पढ़े लिखे हो गए, मैट्रिक पास हो गए। 12वीं पास हो जाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ग्रेजुएट हो जाएंगे तो ये कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में दो बातें हैं। पहली बात यह कि जो भी शिक्षा आपके पास है, क्या वो प्रायोगिक है, क्या वो प्रैक्टिकल है। और दूसरी बात कि ये डिग्री का करोगे क्या। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट रखी होगी वैसे इंटर की भी रखी रहेगी, करोगे क्या। तो पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये पेंटिंग लगी है, ये पेंटिंग बहुत प्यारी लगी है। ये सब चीजें आप लोगों ने अपनी क्लास को सजाया हुआ है। ये मेंडलीफ का मेमोरियल, मैं इसको हमेशा मेंडलीफ का मेमोरियल बोलता हूँ क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको ये याद होता है। तो मेमोरियल ही तो है, आपने लगा रखा है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि जैसे टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन का बर्थडे है वो, तो राधा कृष्णन की दो बातें आपको पता है क्या। पूरी जिंदगी वो दो बातें कहते रहे। पहली बात ये कि शिक्षा यदि प्रायोगिक ना हो तो व्यर्थ है। इफ एजुकेशन इज नॉट प्रैक्टिकल इट इज वर्स्ट। जो बात डॉक्टर राधा कृष्णन कहते थे, यही बात कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में लिखी थी। पुस्तकें का विद्या पर हस्ते का धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पर ना वो विद्या काम आती है ना वो धन। सबको पता है, सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। पहली बात। और दूसरी बात वो कहते थे कि शिक्षा यदि किसी के चरित्र का निर्माण ना कर सके तो भी व्यर्थ है। आप 12वीं पास कर जाएं, आप ग्रेजुएट हो जाएं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं, आप डॉक्टरेट हो जाएं, लेकिन अगर आपको बातचीत करने का लहजा नहीं आया तो शिक्षा किस बात की। अगर आपके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो सका तो शिक्षा किस बात की। तो ये दोनों बातें यहां आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोग करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट से, क्योंकि परीक्षा का दबाव आप लोगों के सर पे कहीं ना कहीं होगा। लड़कों के सर पे 50%, लड़कियों के सर पे 100%, क्योंकि लड़के स्ट्रेस जरा कम लेते हैं। अभी भी क्रिकेट खेलने जाते होंगे, अभी भी मैच देखते होंगे, आईपीएल देखते होंगे, लेकिन लड़कियां जो हैं वो अभी भी 5-7 रंग के पेन से लिखने की प्रैक्टिस करती होंगी कि जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। और ये बात सही भी है लड़कियों। तो लड़कियों का पक्षधर इसीलिए हूं क्योंकि आपका काम चल जाएगा। इधर भैया ध्यान दो। कितने बच्चे क्रिकेट देखते हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, हाथ उठाइए। क्रिकेट कितने बच्चे देखते हैं। बस एक लड़का देखता है। अभी तो सब बोले खेलने जाते हैं। हाथ उठाइए। मैंने क्या कहा, पढ़ाई नहीं हो रही है आज, पढ़ाई नहीं हो रही है, मजेदार बातें हो रही हैं। तो हाथ उठाइए, कितने बच्चे क्रिकेट देखने के शौकीन हैं या क्रिकेट खेलने जाते हैं, या केवल देखते हैं। लड़कियां क्रिकेट नहीं देखती हैं, कोई लड़की नहीं देखती, लड़के लोग देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो फिर हमारा वेस्ट हो गया, इसमें कुछ काम ही नहीं हम कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एक बल्लेबाज जाता है ना मैच खेलने, तो क्या कोई घर से सोच के जाता है सेंचुरी बनाएंगे। और अगर घर से सोच के गया सेंचुरी बनाएंगे तो क्या होएगा, तो वही होगा जो ऑस्ट्रेलिया में अभी हुआ है थोड़े दिनों पहले। हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही हो। तो इसीलिए टेक योर फर्स्ट स्टेप।
किसी को पता है चांद पे पहला कदम किस मनुष्य ने रखा था? दूसरा कदम किसने रखा था? तो एडविन ने क्या कहा? द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन बीइंग ओपन्स द डोर ऑफ वर्ल्ड वाइड। मनुष्य के द्वारा रखा गया एक पहला कदम पूरे विश्व के लिए रचना के नए द्वार खोलेगा। तो शुरुआत हमेशा फर्स्ट स्टेप से हमें करनी पड़ेगी। हमें मैच बनाना पड़ेगा। जब आप पहली बॉल खेल रहे होंगे तो आपके मन में अगर ये प्रेशर होगा कि हमें सेंचुरी बनानी है, तो पक्का पहली बॉल में ही आउट हो जाओगे। इसीलिए जब भी आपको मैदान पे आना है, आप कलम के सिपाही हैं, आपको कलम लेकर के मैदान पर आना है। तो सबसे पहला विचार मन में यही होना चाहिए कि आज हम अपना 100% देंगे, वो भी पूरी ईमानदारी से। पहली बॉल पे आउट नहीं होना है, ये पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है कि 0 पे आउट नहीं होना है, तो 1 रन बना लेंगे जैसे तैसे। यानी कि जब हम एग्जाम पेपर खोलेंगे तो सबसे पहले उसको पढ़ लेंगे। मैं हमेशा सारे बच्चों से कहता हूं कि जब भी आपके हाथ में पेपर आए तो चाहे 10 मिनट उस पेपर को पढ़ने में लग जाए, पहले पूरा पेपर आप पढ़ेंगे। अगर आप पेपर नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर देंगे, आप में से बहुत बच्चों की आदत होगी कि सीधा पेपर आया हाथ में और क्वेश्चन नंबर 1 डाला और लिखना शुरू कर दिया, आता हो या नहीं आता हो। इससे कुछ नहीं होगा, आपका सारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। स्टडी इज डिफरेंट थिंग, एग्जामिनेशन मैनेजमेंट इज डिफरेंट थिंग। परीक्षा को मैनेज करना एक अलग विषय है, क्लास में पढ़ना एक अलग विषय है। तो 10 मिनट हम कहाँ देंगे? पेपर पढ़ने में देंगे। अच्छे से पढ़ लो क्या क्या पूछा गया है। कोई बहुत बड़ा तो पेपर होता नहीं है 12th क्लास में। जो सबसे अच्छे से आता है उसको टिक लगा लीजिए, सबसे अच्छे से जो आता है टिक लगा लीजिए। ये पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया तो समझ लीजिए आप सेफ जोन में पहुंच गए। और फिर आप पेपर करना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो सबसे अच्छा आता है, सबसे बेहतरीन तरीके से जिसे आप लिख सकते हैं, वहां से शुरू करेंगे। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई भ्रांति हो कि पहले नंबर से आखिरी नंबर तक अगर क्रम में करोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो भैया ये भ्रांति मन से हटा देना। ऐसा कुछ होता नहीं है। यूपी बोर्ड का जो सर्कुलर है उसमें स्टेप मार्किंग की व्यवस्था है। स्टेप मार्किंग का मतलब होता है एक क्वेश्चन एक नंबर, और अगर क्वेश्चन एक नंबर से ज्यादा का है तो उसमें जितना हिस्सा आपने लिखा है उतने हिस्से के नंबर मिलेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपने एक भी लाइन गलत कर दी है तो पूरा क्वेश्चन काटने की शक्ति होती थी एग्जामिनर में, तभी आपने देखा होगा 14% 12% रिजल्ट जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, स्टेप मार्किंग है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले पूरा पेपर पढ़ेंगे और इसके बाद में फिर हम जो क्वेश्चन सबसे अच्छी तरीके से आता होगा उसको करेंगे। राउंड 1 पेपर हमारा हो गया। मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन थे, उनमें से 4 आपको सबसे अच्छी तरीके से आते थे, आपने कर लिए चारों। राउंड 1 पूरा हो गया। आप जाएंगे राउंड 2 में। राउंड 2 में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को उठाया जाएगा जिनके बारे में हमें आइडिया तो है लेकिन हम बहुत अच्छी तरीके से उस पर काम नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। राउंड 2 में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को उठाया जाएगा, उसको बनाएंगे, उसको करेंगे, काम चल जाएगा। मान लेते हैं कि 4 और कर दिए या 5 और कर दिए, और राउंड 3 जो आखिरी राउंड है उसमें जब आप बैठेंगे तो जैसे कि डेड ओवर्स में बैटिंग करी जाती है ना, T20 मैच चल रहा है, 18 ओवर हो चुके हैं, 19वें ओवर में जब 7वें नंबर का बल्लेबाज आएगा तो क्या करेगा? हर बॉल को हिट करेगा ना। तो वही आप भी करेंगे, हर बॉल को हिट करेंगे। जो क्वेश्चन कम अच्छी तरीके से आता है उसको भी करेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि कुछ बिल्कुल नहीं आता है, तो आपका विवेक जागृत है क्योंकि आपके पास में प्रैक्टिकल एजुकेशन है, तो आप उसको भी करेंगे। मैच को बनाइए, मैच को जमाइए। और अगर क्वेश्चन पेपर देख करके किसी बच्चे ने हिम्मत हार दी कि ये टफ है या आज का पेपर मेरा खराब है, तो आप आता हुआ भी नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है।
एग्जामिनेशन हॉल के 3 घंटे ही तय करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा। पूरे साल आपने कुछ भी पढ़ा हो फर्क नहीं पड़ता है। एक बहुत होनहार बच्चा है जो 10वीं क्लास में मेरिट में आया है, लेकिन 12वीं का परीक्षा देने से पहले उसकी तबीयत खराब हो गई, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। लेकिन उस थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गिर गया और अल्टीमेटली वो फेल हो गया। क्या ऐसे केस आपने नहीं सुने? सबने सुने। तो यहां पे आपकी हिम्मत ही तो काम आ रही है। तो 3 घंटे अपने परीक्षा कक्ष को जिस बच्चे ने मैनेज कर लिया वो अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। महाभारत ग्रंथ के बारे में सबने सुना होगा। एक बहुत प्रसिद्ध वाकया है कि भगवान श्री कृष्ण ने यह तय किया कि वो युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन सत्य तो यही था ना कि पूरे युद्ध के रचयिता भी वही थे। और सुलह समझौते की सारी कोशिशें व्यर्थ हो गईं। युद्ध से एक दिन पहले तक वो सबको समझाते रहे कि कौरव और पांडव दोनों भाई भाई हैं, भैया मान जाओ। लेकिन पांडवों को कहना है कि हम 16 गांव हस्तिनापुर समेत लेके रहेंगे, कौरवों को कहना है कि हम सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो इतना आकड़ है, इतना एटीट्यूड है। और जब युद्ध की तैयारी होती है, 5 जन से शंखनाद होता है, तो अर्जुन शस्त्र छोड़ देता है, नहीं उठाऊंगा शस्त्र। क्यों शस्त्र छोड़ देता है? महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान ने कहा ठीक है पार्थ चलाओ हथियार। पार्थ ने धनुष उठाया और तीर साधा, तो देखा सामने पितामह भीष्म खड़े हैं कौरवों के साथ। उसके मन में तुरंत ये भाव आया कि ये तो मेरे बाबा हैं, बचपन में इनकी गोद में खेला हूं, इनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करिए, इनको कैसे मार दूं। तो उसने अपना गांडीव नीचे कर दिया। कृष्ण पीछे से बोले क्या हुआ पार्थ? तो उसने फिर उठाया, अब दूसरी तरफ साधा, किसी और को मारूंगा। तो देखा दुर्योधन खड़ा है। तुरंत मन में भाव आया कि ये भी अपना भाई है, बचपन में हम लोगों ने साथ साथ आम तोड़े हैं, कैसे मार दूं इसको। इसी तरीके से तीसरा निशाना, चौथा निशाना, पांचवा निशाना, जब सामने सब आपके परिवार के खड़े हैं तो निशाना किसी गैर को तो नहीं लगाओगे। और फाइनली अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया और कहा हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। केशव ने पूछा क्या हो गया? अर्जुन ने बताया कि अपनों को मारकर यदि राज्य प्राप्त हुआ तो ऐसे राज्य का सुख नहीं भोग सकूंगा, इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है, जाओ सब प्रॉपर्टी ले जाओ तुम लोग। तो गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अर्जुन हिजड़ों जैसी बात मत कर। भगवान 3 बार अर्जुन को हिजड़ा बोलते हैं कि अर्जुन हिजड़े जैसी बात मत कर। कल तक यही बात मैं समझा रहा था, वॉर इज नॉट गुड, वॉर इज नॉट गुड। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे वॉर इज द लास्ट ऑप्शन, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प है। यही बात मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को महीनों से। तो तुम लोग सुई की नोक के बराबर लड़ने में लगे हुए हो और आज कह रहे हो कि अपनों को मार के राज्य प्राप्त हुआ तो ऐसे राज्य का सुख कौन भोगेगा। तो ये हुई ना हिजड़ों वाली बात। जो एक सिद्धांत पे कायम ना हो सके, जो एक बात पे कायम ना हो सके, जो एक निर्णय पे स्थिर ना रह सके, वही तो इस गुण को रखता है अपने अंदर। और अर्जुन के इसी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, उसके सारे डाउट्स क्लियर किए। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। सबने पढ़ा है कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो आपके सर पे भी बहुत प्रेशर है, अपने परिवार की आशाओं का प्रेशर है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे परिवारों से भी आते होंगे जिनके परिवार में बहुत सारे लोग अशिक्षित होंगे, अंगूठा लगाते होंगे। आपके माता पिता आपको हमेशा कहते होंगे कि हम बेटा तुम्हें कैसे पढ़ा रहे हैं ये हमसे पूछो। उनके माता पिता ने उनको वैसे नहीं पढ़ाया होगा। तो ये सारे प्रेशर्स को आप क्या एग्जामिनेशन हॉल में ले जाएंगे? नहीं। अगर वहां इन सारी चीजों को आप ले जाएंगे तो लिखेगा कौन?
तो व्हेन यू एंटर एग्जामिनेशन हॉल, जब आप परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे तो आप कौन होंगे उस समय? अर्जुन, जिसका लक्ष्य सिर्फ युद्ध को जीतना, चक्रव्यूह को भेदना होगा। उस समय ना आप अपनी मां को जानते हैं, ना आप अपने पिता को जानते हैं, ना अपने रिलेटिव्स को जानते हैं, ना ही अपने सपनों को जानते हैं। आप लोगों ने कुछ ख्वाब भी देखे होंगे, ऐसे सारे ख्वाबों को बाहर छोड़ के जाइएगा, क्योंकि वो ख्वाब तब पूरे होंगे ना जब आप वहां कुछ करके आओगे और अपना सारा पुरुषार्थ, सारा दम आप क्लास के अंदर दिखा देंगे। चक्रव्यूह को भेदने के 3 तरीके मैंने बताए, तीनों क्लियर है सबको? सही यस और नो? जो क्वेश्चन 100% आता है उसको टिक लगाएंगे राउंड 1, उससे कम राउंड 2, सबसे कम फ्री हिट राउंड 3। हर बॉल पे छक्का मार रहा है आखिरी में। फिर तो कोई नई चीज नहीं पढ़ी है। 12वीं के बच्चे अब अगर कोशिश करेंगे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को याद कर लिया जाए तो यह मूर्खता है। युद्ध आपके सर पर है, नया हथियार चलाना सीखोगे तो प्रैक्टिस कौन करेगा? इसलिए जितनी तलवार चलानी आती है उसको बेहतर तरीके से चलाइए, उसको और अच्छे से शार्प करिए। कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, जो आता है उसको मांझिए और अपनी परीक्षा को सफल बनाइए। एग्जाम के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे किया जाना है, अपने आप को दबाव मुक्त कैसे रखना है, क्या बात सबको समझ में आ गई? आप सभी लोग किसी न किसी धर्म से भी जुड़े होंगे, पूजा नमाज अजान भी करते होंगे, वहां से भी आपको संबल मिलेगा। यहां पे हिंदू धर्म को छोड़ करके और किसी रिलीजन के अगर बच्चे हैं तो हाथ उठाइए, नाम बताइए। आहिल, आप, आहद, नियान, बैठ जाओ। नमाज पढ़नी सिखाई गई? फजर की नमाज पढ़िए, फजर की नमाज पढ़िए, आपको बहुत सारा संबल मिलेगा उससे। बाकी जो बच्चे हैं, जब वो कहीं से भी हिम्मत हारेंगे तो उनके मन में सिर्फ एक ही पंक्ति होनी चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप लोग, बहुत पावरफुल चीज है, आपको स्कूल में भी पढ़वाई जाती होगी। तुम रक्षक काहू को डरना, तो डरना नहीं है किसी को भी, अपने अपने लेवल पर चीजों को मैनेज करना है। ये पहला राउंड हमारी चर्चा का यहाँ पे पूरा होता है। बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि अगर मैं कहूं कि कितने बच्चे बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो हाथ उठाइए। कितने बच्चे 12वीं के बाद इंजीनियर बनना चाहते हैं, या बीटेक, पॉलिटेक्निक या इस तरीके के कोर्सेज करना चाहते हैं? कोई नहीं, एक बच्चा है, बाकी कोई नहीं। लड़कियां कितनी डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हैं? नहीं। तो ये सारे बच्चे करना क्या चाहते हैं फिर? ये अपनी सेना बनाना चाहते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं बच्चे। कितने लड़के जाना चाहते हैं? कोई नहीं। अरे तो करना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं करना चाहते, बस पढ़ना चाहते हैं। कोई तो ड्रीम, कोई तो ख्वाब आपने देखा होगा। क्या देखा है? कुछ एक आध एग्जाम्पल बताओ। क्या करना चाहते हो 12वीं के बाद? क्या करना चाहते हो 12वीं के बाद? बायो पढ़ रहे हो? क्या करना चाहती हो 12वीं के बाद? बैठे बैठे क्या करना चाहती हैं आप 12वीं के बाद? बैठ जाइए। क्या करना चाहती हैं आप 12वीं के बाद? वेरी गुड। और पीछे लड़कियां क्या करना चाहती 12वीं के बाद? ये लड़की क्या करना चाहती है जो सो रही है? हाँ हाँ, यू, वेरी गुड। कैसे बनते हैं जज? सर मैं एलएलबी की तैयारी कर रही थी।
वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और लड़का कोई विशेष कोई कैरियर ऑप्शन आपके पास, क्या करना चाहते हो भैया? IITN, मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, अच्छी है मैथ्स, वेरी गुड। आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, पीछे 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 ये, हाँ आप क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, बायो पढ़ रहे हैं आप, ठीक। ज्यादातर बच्चों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वो अपने कैरियर में किस रास्ते पर जाएंगे। इसके दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है क्या करना है, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं है ना, कोई मार्गदर्शन नहीं है ना। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि पता तो है क्या करना है, लेकिन उस रास्ते पे ले जाने वाला कोई नहीं है। तो इनमें से कुछ कैरियर ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूं, उनको जरा ध्यान से देखिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 12th के बाद डिफेंस में जाना चाहेंगे, हैं बहुत सारे बच्चे। 3 ऑप्शन है, आर्मी का ऑप्शन है, नेवी का ऑप्शन है और एयरफोर्स का ऑप्शन है। अगर आप पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज, बहुत मैं इस बात की आशा नहीं कर रहा हूं कि किसी के 90-95% मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज 60 से 80 के बीच वाले, 60 से 80 के बीच वाले तो सारे ही होंगे। तो सबसे आसान तरीका होता है एक सिंपल सा फॉर्म भरना, अग्निवीर। सबने सुन रखा है अग्निवीर के बारे में, लड़कियों की भी एंट्री है। आधार कार्ड सबके पास होगा, 10वीं की मार्कशीट सबके पास होगी जहां से आपकी एज प्रूव हो जाएगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए और जैसे ही आपकी उम्र 16.5 साल हो जाए, आप अग्निवीर का फॉर्म भरिए। तीनों रास्ते आपके पास खुले हैं अग्निवीर के माध्यम से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने के। अब पेपर का पैटर्न कैसा है या कितने साल की सर्विस है, उसमें फैसिलिटीज क्या मिलेंगी, ये चर्चा करने में नहीं आया हूं। मैं आपको एक संक्षेप में बताने आया हूं कि अगर आपके पास मार्गदर्शन की कमी है तो ये आपके पास में ऑप्शन है, रास्ते हैं। पहली बात समझ में आ गई। अब आप में से कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो 85 प्लस हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। 10वीं में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 85 प्लस थे? अगर 12वीं में भी आपकी ये पोजीशन रही, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 10वीं में 60% लाए थे लेकिन 12वीं में हो सकता है 80 पार कर जाएं, अब उनका बुद्धि विवेक खुल गया होगा, तो ऐसे बच्चे इन 3 सेनाओं में अधिकारी भी बन सकते हैं। ये जो अग्निवीर का फॉर्म है ये तो कर्मचारी बनने का फॉर्म है, आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। यदि आप ऑफिसर बनते हैं तो आपको भरना पड़ेगा एनडीए का फॉर्म, और एनडीए की परीक्षा को कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। किसी भी प्रकार के किसी परसेंटेज का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके 80% मार्क्स है तभी आप एनडीए का फॉर्म भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं और एनडीए के माध्यम से भी आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां पे ये जो अग्निवीर का पेपर है ये 12वीं के स्तर का होगा। 12वीं क्लास जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ी है, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के ऊपर थोड़ा सा मेहनत कर लेगा, अग्निवीर में हो जाएगा, गारंटी देता हूं। लेकिन एनडीए में केवल उसी बच्चे का होगा जिसकी मैथ्स अच्छी होगी। अगर आपको अपनी मैथ्स पे इतना कॉन्फिडेंस है कि 12वीं क्लास की परीक्षा में आप 80 के ऊपर नंबर सिर्फ मैथ में ले आइएगा, मेरे पास आ जाइएगा, निःशुल्क पढ़ाऊंगा, एनडीए में सिलेक्शन करके दिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं। तो पहला ऑफर क्या है आपके पास? इफ यू गॉट 80 प्लस मार्क्स इन मैथमेटिक्स, आप सीधा मेरे पास आ जाइए, 1 रुपए भी आपसे फीस नहीं ली जाएगी और आपको एनडीए का पेपर निकाल के मैं दिखाऊंगा।
पेपर की बात है, बस पेपर निकाल के दिखाएंगे, देखो ऐसे निकाला जाता है। इसी तरीके से अग्निवीर में अगर किसी बच्चे के मैथ्स और फिजिक्स में 70+ स्कोर हो, मैथ्स और फिजिक्स में 70+ स्कोर हो और इंग्लिश में उसके नंबर 60 आ जाएं, तो मेरे पास आ जाना, फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, अग्निवीर बना के छोड़ूंगा, कोई फीस नहीं, 1 भी रुपए फीस नहीं। आधी बात समझ में। एनडीए में रिटन के बाद एसएसबी होती है, सबको पता है, एक इंटरव्यू होता है 5 दिनों का, उसमें आपके जैसे ही फ्रेशर्स बच्चे ढूंढे जाते हैं और आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। ये हो गई दो चीजों की बात। और हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरीके के मध्यम वर्गीय परिवारों से हम लोग निकल करके आते हैं, तो वहां पर ज्यादा कोशिश हमारी यही होती है कि हम कम उम्र में ही नौकरी पा जाएं। तो कम उम्र में नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? डिफेंस सर्विसेज सबसे आसान तरीका है। आपने भी अपने गांव के आसपास के बच्चे देखे होंगे, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो मेरे पढ़ाए होंगे, मेरे पास आके पढ़ते थे, तैयारी करते थे और आज उनका बढ़िया सिलेक्शन हो गया। आज आप देखते होंगे उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। तो यदि आपके ऊपर कैरियर को जल्दी बनाने का दबाव है, तो आप अग्निवीर और एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। क्या यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको बहुत जल्दी नौकरी मिल जाती है और परिश्रम भी बहुत बड़े स्तर पर नहीं करना पड़ता। अगर आप कहेंगे इसके अलावा क्या ऑप्शन है, तो इसके अलावा ऑप्शन तो बाद में, लेकिन पहले तो 18 साल के हो जाओ। अभी आप में से कोई 14.5 साल का हो सकता है, कोई 15 साल का होगा, कोई 15.5 साल का होगा और कोई खींचतान के 16 साल का होगा। आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो 17+ हो, नहीं है ना कोई 17 साल से ज्यादा का। तो पहले तो 18 के हो जाओ, और 17 के प्लस 1-2 बच्चे हैं भी तो भैया पहले 18 के हो जाओ, तब तो जाके फॉर्म भर पाओगे। तो ये दो बातें सबको समझ में आ गई। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए फटाफट, बिना घबराए, पढ़ाई तो हो नहीं रही आज। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब अगला सवाल जो हमारे पास आता है वो ये है कि हम अग्निवीर और एनडीए के अलावा क्या कर सकते हैं। एक लड़की ने कहा जज बनना है, वो लड़की जरा खड़ी हो जाए एक बार। जज बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? आपके भैया जज हैं, तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत रेयर बच्ची है। अगर मैं 1000 बच्चों से पूछूं कि आपको भविष्य में क्या करना है, तो शायद 1 या 2 बच्चे ही बोलेंगे कि मुझे जज बनना है। उनमें से ये एक बच्ची है। तो ड्रीम कहां से आया? क्योंकि परिवार में कोई व्यक्ति जज बनने की तैयारी कर रहा है। जज बनना क्या कोई बहुत मुश्किल काम है या कोई बहुत बड़ी चीज है? अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट और पेशेंस रखेंगे तो ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप जब कहना तब आपको 10-5 जजों से फोन पे बात करवा दूंगा, वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए कई बच्चे जज हैं। क्योंकि ये कोई मुश्किल काम ही नहीं है ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एलएलबी। और शुरुआत तो यहीं से हो जाती है कि एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग बहुत छोटे हैं, आपसे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी जाती है कि आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे, लेकिन बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है ना। और अगर किसी को पता भी है तो वो सीना ठोक के बोल देगा कि वो बैचलर्स ऑफ लॉ। तो बैचलर्स ऑफ लॉ कहां से बनता है? इसका फॉर्मूला लीगम बैकलोरियस ऑफ लॉ। जिस देश से इस डिग्री की शुरुआत हुई है, ये वहां का सूत्र है, लीगम बैकलोरियस ऑफ लॉ। भैया से पूछिएगा अपने। एलएलबी करिए, 2 तरीकों से किया जा सकता है एलएलबी। बीए एलएलबी किया जा सकता है, यानी कि आपका एलएलबी ग्रेजुएशन के साथ हो सकता है, और दूसरा एलएलबी होगा जब आप ग्रेजुएट हो जाएं उसके बाद एलएलबी करें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाइए एज एन एडवोकेट। उसके बाद आप पीसीएस जे की तैयारी करेंगी। किस चीज की तैयारी करेंगी?
पीसीएस जे की तैयारी करेंगे। जे का मतलब जुडिशरी, यहां पे आप जाकर के जज बनेंगी। लेकिन जज का मतलब जैसा फिल्मों में जज दिखाते हैं वैसे जज नहीं बनेंगी, बहुत छोटे स्केल की जज बनेंगी, जिसको सेशन जज बोलते हैं। फिर धीरे धीरे प्रमोशन होते होते एक दिन ऐसा आता है जब आप डीजे बनती हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज बनती हैं। फिर एक दिन आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाती हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर जे पास करना पड़ेगा, बहुत लंबी तैयारी है। अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको जज बनना है, तो आपको अपने सपने को टूटने नहीं देना है, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है बहुत बड़े स्केल पे पेशेंस, इतना धैर्य, इतना धैर्य, इतना धैर्य कि आपके पीठ पे चाहे जितना बड़ा बोझा रखा हो, उफ नहीं निकले। हमेशा सब लोगों ने सुना है कि एक कुरूप और बजरंग पत्थर जब मूर्तिकार के पास पहुंचता है तो उस पर छेनी हथौड़ियों की लाखों चोट मारी जाती है, और एक दिन वो इतनी खूबसूरत मूर्ति में कन्वर्ट हो जाता है कि वो किसी म्यूजियम की शोभा बढ़ाता है, किसी ऑक्शन में नीलामी में जाता है, और उसकी कीमत लाखों करोड़ों में होती है। तो भले ही आज हम एक बजरंग और कुरूप पत्थर हैं, लेकिन क्या किसी योग्य मूर्तिकार के द्वारा तराशे नहीं जा सकते? बिल्कुल तराशे जा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि जब लाखों चोट पड़ेंगी छेनी हथौड़ियों की, तो क्या कोई घबराएगा? नहीं। ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। आपको 10 साल पेशेंस रखना पड़ेगा, तब आपका ये सपना पूरा होगा, लेकिन पूरा होगा इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो पहला स्टेप, 12th पास हो जाओ। दूसरा स्टेप, किसी तरीके से एलएलबी करो। तीसरा स्टेप, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाओ। चौथा स्टेप, पीसीएसजे का फॉर्म भरो। और फिर पांचवा स्टेप, उसको क्वालिफाई करके जज बन जाओ। क्योंकि ये प्रोसेस इतना लंबा है कि कोई घुसना नहीं चाहता। लेकिन अगर आपने सपना देखा है, तो सपना पूरा होने की दिशा में पहला कदम उठ चुका है। ख्वाब देखने का अर्थ है पूरा होने की स्टेप नंबर 1 चढ़ गए आप। आगे बात समझ में, बैठ जाइए। जब आप ग्रेजुएशन कर जाएंगे तो आपके पास में यूपीएससी और यूपीपीएससी के दो ऑप्शंस फिर से आएंगे, जहां पे आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज का मतलब होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिनमें आपको पब्लिक डीलिंग, पब्लिक हैंडलिंग करनी होती है और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना होता है। तो यहां पर आप यूपीएससी के थ्रू आईएएस और यूपीपीएससी के थ्रू पीसीएस बन सकते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए ही आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और आपकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। पहले सब्जेक्ट का चुनाव करना होता था, अब विषय की भी कोई बाध्यता नहीं, आप बस पढ़ते रहिए और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब हो जाएगा। लेकिन कैरियर चूज करना पड़ेगा। मैंने आपको एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया। सबसे छोटा का मतलब अग्निवीर के लेवल पे जा सकते हैं, सबसे बड़े का मतलब यूपीएससी आईएएस के लेवल पे जा सकते हैं, जिससे बड़ी कोई नौकरी नहीं, जिससे बड़ी कोई परीक्षा नहीं। लेकिन क्या बीच में कुछ नहीं है? बीच में बहुत सारी चीजें हैं। बीच में एसएससी है, बीच में बैंकिंग है, बीच में रेलवे है, और बीच में बहुत सारी छोटी छोटी नौकरियां हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री भी इसी बीच में आता है। लेकिन इसके लिए कोई बच्चा सपना नहीं देखता है कभी। तो बीच में जो मैंने आपको बताया कैरियर ऑप्शंस, जिसमें एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, इसका खाब कोई बच्चा नहीं देखता। ये आपकी आवश्यकता है कि नौकरी पानी है, तैयारी कर रहे हैं, चलो रेलवे फॉर्म भर दें। यही तो सुनते हैं आप सबके मुंह से। तैयारी कर रहे हैं पूरब की, फॉर्म आए हैं पश्चिम का, भरे हैं उत्तर, और परीक्षा दे रहे हैं दक्षिण। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। अभी जब मैंने आपको अर्जुन और गांडीव की कहानी सुना दी, तो इस कहानी में एक संदेश ये छुपा हुआ है कि टारगेट शुड बी क्लियर। एक लड़की ने कहा मुझे जज बनना है, बाढ़ में जाए दुनियादारी। मैंने कहा भैया 10 साल पेशेंस रखो, मैं लिख के देके जा रहा हूं, जज बनोगी तुम।
एक लड़की ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के दो मतलब है, नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए या एमबीबीएस बनना है, दो मतलब है। अगर नाम के आगे डॉक्टर लगना है, सिर्फ 2 साल का पेशेंस रखो, लग जाएगा। लेकिन अगर एमबीबीएस बनना है तो उसके लिए पूरी प्रोसीडिंग, पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जब आप नीट का फॉर्म भरेंगी तो जरूरी नहीं कि आपको एमबीबीएस मिलेगा, आपको बीडीएस भी मिल सकता है, आपको बीएचएमएस भी मिल सकता है, आपको ऑर्थो भी मिल सकता है। तो क्या आप ये सोच के ठुकरा देंगे कि नहीं मुझे तो एमबीबीएस बनना है? भैया जो मिले पकड़ लो, मौका बार बार नहीं मिलता। ले लो एडमिशन बीडीएस में, जिसमें भी मिल रहा, ऑर्थो में जिसमें मिल रहा ले लो, नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अगले साल फिर फॉर्म आएगा, फिर फॉर्म भरिए। अगर एमबीबीएस मिलता है तो कन्वर्ट हो जाइए, नहीं मिलता तो आपका 1 साल बचेगा। टाइम वेस्ट मत करिए। जब कहा गया ना टाइम इज मनी, तो इसका मतलब कुछ तो दम है समय में। पूरे साल आप लोग पढ़ते रहे, मैं पूरे साल क्यों नहीं आया, एग्जाम के पहले क्यों आया हूं 1-1.5 घंटे के लिए? क्योंकि टाइम इज मनी नहीं है ना। टाइम किसी भी बच्चे को कोई भी कैरियर ऑप्शन अगर आपको चुनना है, तो आज मेरा यहां आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं आप सभी का खुले हृदय से स्वागत करता हूं। देयर इज नो काउंसलिंग फीस। और आपके लिए ही नहीं, कोई भी बच्चा जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, जो साधन संपन्न नहीं है, जिसके पास मार्गदर्शन का अभाव है, उसका मेरे इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आपके स्कूल में बहुत सारे लोग आते होंगे इस तरीके के लेक्चर देने। मैं उनमें से इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये विद्यालय की इमारत जब बन रही थी तब भी मैं यहाँ आता था, और आज जब ये स्कूल काफी बड़ा नाम कमा चुका है तब भी मैं यहाँ आता हूँ। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझसे परिचित भी हों। तो ये हमारे परिवार के जैसा है। आपके प्रबंधक महोदय, आपके प्रधानाचार्य जी, ये सब हमारे घर के सदस्यों की तरीके से हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके की कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता पड़े तो आप बिल्कुल आइएगा। अभी हमारे संस्थान का आपने यहाँ पर बोर्ड देख लिया होगा, कारगिल विक्टर्स एकेडमी के नाम से, चकेरी मोड़। यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। चकेरी मोड़ आप उतरेंगे, चाहे बस से आए चाहे किसी भी चीज से आए, और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मैंने कुछ कैरियर ऑप्शंस भी आपको बता दिए कि आप इन इन क्षेत्रों में जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इनमें से कहीं नहीं जाएंगे, वो चुपचाप आगे की पढ़ाई करेंगे। तो जो बच्चे चुपचाप आगे की पढ़ाई करेंगे उनके लिए ग्रेजुएशन के बाद के भी रास्ते होते हैं, तो वहां पे भी आप लोग जाएंगे। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, अपनी किसी भी परेशानी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास करीब करीब 15 से 20 मिनट का समय है। तो शुरू हो जाइए बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही है आज। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, या जो भी मार्गदर्शन मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि इन तैयारियों से संबंधित कोई वीडियो लेक्चर आपको मिल जाए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो करीब करीब 600 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सोशल सर्विस के लिए अपलोड किए हुए हैं। मेरा नाम है करुणेश पाठक। आप इस नाम को संसार के किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर लीजिएगा, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको हर जगह मिल जाऊंगा। और हर जगह सिर्फ एक ही वजह से आपको मिलूंगा कि बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूंगा, और किसी वजह से नहीं मिलूंगा। 600 से ज्यादा वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करी गई है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए बायो के वीडियोस हैं, जो तैयारी वाले बच्चे उनके लिए तैयारी के वीडियोस हैं, जो फिजिक्स वाले बच्चे उनके लिए फिजिक्स के वीडियोस हैं। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कारगिल विक्टर्स एकेडमी और करुणेश पाठक नाम के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे जाएंगे तो कारगिल विक्टर्स एकेडमी भी आपको मिल जाएगा। स्पेसिफिक कारगिल विक्टर्स एकेडमी को भी आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल अवेलेबल है। सबको अच्छे से बात समझ में आ गई?
अब 15-20 मिनट के लिए आप लोग चर्चा कर लीजिए, जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो पूछ लीजिए फटाफट। और अगर किसी को ऐसा लगे कि ये बातें उसकी समझ के बाहर हैं और उसका टाइम वेस्ट हो रहा, तो वो बच्चा जा भी सकता है। पूरी तरीके से स्वतंत्र है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। छुट्टी हो गई है? अभी नहीं हुई है, अभी टाइम है। कितने बजे छुट्टी होती है? अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा समय है। हाँ, तो पूछना शुरू करिए। हाँ पूछिए, कुछ पूछना है आपको, पूछिए। जो भी डाउट्स हैं आप पूछिए। बस आज मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, बाकी सब कर सकता हूँ। हाँ, किसी भी रूप में अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए सबसे बेसिक पैरामीटर होता है ग्रेजुएशन। किसी भी स्ट्रीम से कर लीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम कर लीजिए, आप सरकारी टीचर बनने की योग्यता रखने लगते हैं। लेकिन चूंकि आपको अध्यापक बनना है तो एक परीक्षा है जिसका नाम है अध्यापक पात्रता परीक्षा, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर की जो नौकरी है वो दो तरीके की होती है। पहली नौकरी वो होती है जो स्टेट गवर्नमेंट की है, राज्य सरकार के अध्यापक हैं। आपके सामने प्राथमिक विद्यालय है स्टेट गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे जो शिक्षक लोग पढ़ाते हैं वो सब राज्य सरकार के शिक्षक हैं। लेकिन आप लोग सेंटर स्कूल्स के बारे में भी जानते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय हैं, तो वहां पर जो लोग पढ़ाते हैं वो सेंटर गवर्नमेंट के अध्यापक हैं। तो अगर आप राज्य सरकार का शिक्षक बनना चाहती हैं तो परीक्षा का नाम है टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। उत्तर प्रदेश में अगर आप टीचर बनना चाहती हैं तो इसको यूपी टेट कहा जाएगा। मध्य प्रदेश में बनना चाहती हैं तो एमपी टेट कहा जाएगा। राजस्थान में बनना चाहती हैं तो आल टेट कहा जाएगा। इस तरीके से अलग अलग स्टेट का होगा। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार में टीचर बनना चाहती हैं तो एक ही परीक्षा है, सी टेट। सी टेट का मतलब है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दो परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं में बैठने के लिए क्या योग्यता है? हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके हैं और इन परीक्षाओं में बैठने की भी पात्रता है। परीक्षाओं में बैठने की जो सबसे बेसिक पात्रता है वो बीएड है, सभी लोग जानते होंगे। ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करना है। और अभी सर बता रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें बीए प्लस बीएड करवाया जा रहा है, तो वो कितना, 4 साल का हो जाएगा। तो 4 साल का ग्रेजुएशन आपको करवाया जाएगा, बीए प्लस बीएड। ये ज्यादा आसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि बीएड का एंट्रेंस आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराएगी, स्टेट यूनिवर्सिटी कराएगी? दोनों के लिए आ गया है। तो यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय में आप बीए प्लस बीएड भी कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ और यहाँ बैठ सकते हैं, दोनों जगह बैठ सकते हैं। अच्छा, ये हो गई स्कूल की बात। आप इनमें से किसी भी माध्यम से अगर टीचर बनेंगे तो स्कूल में ही तो पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ाना चाहता है तब वो क्या करेगा? तो कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको नेट की परीक्षा पास करनी पड़ती है। नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पे आप प्रवक्ता बनते हैं और इसके लिए आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए वो एमए चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, एमए, एमएससी। 55% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, तब आप ये परीक्षा दे पाएंगी। और नेट की परीक्षा जब आप पास करेंगी तो उसमें 3 माध्यम होते हैं। अगर सबसे अच्छी रैंक आपकी आई तो आपको जेआरएफ कैटेगरी दी जाएगी। जेआरएफ का मतलब है ज्वाइंट रिसर्च फेलोशिप। वहां पे आप 3 साल के लिए रिसर्च करेंगे, सरकार आपको रिसर्च करने के 30,000 रुपए प्रति माह देगी। उसके बाद आपको पीएचडी कराई जाएगी और फिर जाके आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनेंगे। दूसरा, जो सेकंड नंबर पे जिसकी रैंक आती है उसको मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर। जब भी किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो आप डायरेक्ट भर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती हैं। और तीसरे नंबर पे जिसके सबसे कम नंबर आते हैं तो वो बच्चा पीएचडी कैटेगरी में आता है। तो आप पहले 3 साल तक पीएचडी करिए, उसके बाद में आप प्रवक्ता बन सकती हैं। तो बेसिक बात, अभी तो आप 12th में, बेसिक बात ये है
कि अगर आपको स्कूल का टीचर बनना है तो आपका टारगेट बीएड होना चाहिए, अगर आपको कॉलेज का टीचर बनना है तो आपका टारगेट नेट होना चाहिए। नेट और बीएड में यही अंतर है, बीएड के लिए आपको पूरे साल मेहनत करनी है, पेपर देना है, बीएड करना है। नेट में ऐसा कुछ नहीं करना है, एक एग्जाम रातों रात हीरो बन जाएंगी आप। लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया होगा उसी सब्जेक्ट का पेपर होगा नेट में, और मिनिमम मार्क्स आपके 55% होने चाहिए एमए में, तब आप ये दे सकती हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा और भी कई सारे माध्यम होते हैं टीचर बनने के, लेकिन उनकी चर्चा फिर स्पेसिफिक चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अगला सवाल। हाँ पूछो 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 पूछो। वेरी गुड, पूछिए। आईएएस के लिए, आईएएस के लिए आपको होना चाहिए ग्रेजुएट। ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर लीजिए किसी भी स्ट्रीम में। और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें ग्रेजुएशन के लिए जरूरी नहीं कि आपने प्रॉपर ग्रेजुएशन किया है। अगर आपने एमबी किया है तो भी आप ग्रेजुएट हैं, आपने एमसीए किया है तो भी आप ग्रेजुएट हैं, यानी कि किसी भी रूप में ग्रेजुएशन। और उसके बाद में आपको यूपीएससी का फॉर्म भरना होगा, साल में एक बार ये फॉर्म आता है। 3 फेज में इसका एग्जाम होता है, प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स आप पास करेंगी, मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा पास करेंगी, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पास करेंगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। आईएएस बनने के लिए सबसे शानदार चीज ये है कि देयर इज नो परसेंटेज पैरामीटर। आपके 35% आए ग्रेजुएशन में चलेगा, अपनी योग्यता वहां आके सिद्ध करो। भाई मैं पेपर देने जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई, नंबर मेरे कम हो गए, तो क्या मैं योग्य नहीं? तो जो बड़े एग्जाम्स होते हैं, सॉरी, वहां पे योग्यता का एक ही पैरामीटर है, आओ और पेपर में लिखो, सारी योग्यता पता चल जाएगी। क्लियर है? तो अगर आप आईएएस बनना चाहती हैं तो आप सबसे पहले ग्रेजुएशन करिए। ठीक है, और पेशेंस, लड़कियों को लड़कों से ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके विचारों के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर है, आपके ऊपर नहीं है। तो बस पेशेंस रखिए, काम बन। और पूछिए अगला सवाल। हाँ पूछो। लड़के तो लड़कियों जैसा शर्मा रहे हैं, लड़कियां उछल उछल के क्वेश्चन पूछ रही हैं। हाँ पूछो भैया, कौन सा कमांडो बनना चाहते हो? किसी भी रूप में, लड़कों ध्यान से सुन लो, किसी भी रूप में अगर आप कमांडो बनना चाहते हैं तो देयर इज नो डायरेक्ट वैकेंसी ऑफ कमांडो। सबसे पहले आपको कोई ना कोई डिफेंस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप पुलिस में भर्ती हो जाइए, कमांडो बन सकते हैं। आप आर्मी में भर्ती हो जाइए, कमांडो बन सकते हैं। आप पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री का मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी में भर्ती हो जाइए, आप कमांडो बन सकते हैं। हु इज कमांडो? कमांडो क्या है? कमांडो इज अ क्वालिटी, एक इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी का होना कि वो लैंड से एयर को पार कर जाए। समुद्र में कूदना है तो तैरना आता है, हवा में कूदना है तो उड़ना आता है क्या? नहीं, पैराशूट लगा के कूदना आता है। और आग भी अगर लग गई है और वहां पे जाना है तो इतनी स्किल, इतना पेशेंस आपके अंदर हो, तो इसको कहते हैं कमांडो लाइक क्वालिटी। तो जब भी हम किसी फोर्स में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे वो सैनिक जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो, किसी भी तरीके का दर्द सहन कर सकते हो, किसी भी तरीके का टॉलरेंस झेल सकते हो, कमांडो बन सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट इसकी कोई वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, अगर आप एयरफोर्स में जाएंगे तो आप अलग तरीके के कमांडो बनेंगे। आप अगर ब्लैक कैट कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको आर्मी में जाना चाहिए। अगर आप मार्कोस या जिसको नेवी सील कमांडो कहते हैं तो आपको उसमें नेवी में जाना चाहिए। जो आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की सुरक्षा भी एक कमांडो करते हैं, जिनको एसपीजी कमांडो कहते हैं। तो वो यदि आपको बनना है तो भी आपको आर्मी में जाना पड़ेगा। अच्छा, हमारे समाज में फिल्मों से बहुत सारे लोग प्रेरित होते हैं, तो कोई लड़की भी कटरीना कैफ के जैसा कमांडो बनना चाहती है क्या? या केवल लड़के ही टाइगर जिंदा है और अक्षय कुमार की फिल्में देख करके प्रेरित हैं? आप फिल्मों से ही तो प्रेरित हैं, फिल्मों से ही तो प्रेरित हैं, और कोई दूसरा रीजन प्रेरित होने का बताइए।
आपके भैया कमांडो हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है, अगर आपको कमांडो ही बनना है तो कम से कम वैसा कमांडो बनो जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, कि यदि वो कमांडो किसी आईपीएस के सामने भी जाके खड़ा हो जाए तो आईपीएस को सैल्यूट करना पड़े, ऐसा कमांडो बनो। तो ऐसा कमांडो बनने के लिए आपको आईपीएस बनना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन करिए, यूपीएससी का एग्जाम पास करिए आईएएस चुनिए आईपीएस, और आईपीएस बनिए। आईपीएस बनने के बाद आप जो कमांडो बनेंगे, वो कमांडो फिर वो टाइगर है और ये है और वो है और बनेंगे, समझ गए ना। तो कमांडोज के भी अलग अलग लेवल होते हैं, जरूरी नहीं कि जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है वही सब कमांडो है। अब जैसे आपके भैया कमांडो है, तो किस में, आर्मी में, नेवी में थे, हाँ तो नेवी से मार्कोस में चले गए होंगे, है ना। तो ये चीज होती है, तो हर फील्ड का एक अपना अलग कमांडो है, ठीक है। बाकी आप सभी लोग कमांडो हैं, अपने अंदर कमांडो जैसी क्वालिटी पैदा करिए। कमांडो का मतलब क्या, रात को 2 बजे आया, मैंने कहा कमांडो, आपने कहा यस सर, कहाँ कूद जाए जाके बताइए, ये कमांडो है। सुबह 10 बजे तक सोने वाले कमांडो कैसे बनेंगे? तो पहले अपने अंदर के कमांडो को जगाइए, उसके बाद में कमांडो बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वेलकम, और कोई सवाल है? हाँ पूछो। 12वीं पास कर लीजिए, परीक्षा दीजिए जेई की, ठीक है। मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है और फिजिक्स, तो ये दोनों के बिना कैसे काम चलेगा अगर एवरेज है तो। मैं सारे बच्चों को एक बात बताना चाहूंगा, यूपीएससी की परीक्षाओं का जो पैटर्न होता है, यूपीएससी की परीक्षाओं का जो पैटर्न होता है, वही पैटर्न नीट और जेई का भी होता है, देयर इज नो डिफरेंस। तो इसलिए एनालिटिकल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आईआईटीएन बन सकते हैं आफ्टर 12th। इट इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस मान लीजिए सबका नहीं होगा, मैं यहाँ पे सबको समझा के जा रहा हूँ, 50 बच्चों को, 50 का थोड़ा ना हो जाएगा, हो सकता है 5 का हो। अगर यहां से काम नहीं बनता है तो आप बीएससी कर लीजिए, बीएससी कर लीजिए, बीएससी में अच्छे परसेंटेज लाइए, अच्छे नंबर लाइए, उसका गेट का फॉर्म भरिए, जीएटी गेट, गेट का फॉर्म भरिए, और अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो आप आईआईटी से एमएससी कर सकेंगे, वैल्यू इज सेम, ठीक है। आईआईटी जो है वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराती है, आईआईटी जो है वो रिसर्च भी कराती है। अगर आप पीजी हो गए, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आप आईआईटी से पीएचडी भी कर सकते हैं। अभी हमारा एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया से इंटर्नशिप करने आईआईटी आया है, लेकिन उसके नाम में आईआईटीएन लग जाएगा। तो अगर आपका सिर्फ ये ड्रीम है कि मेरे नाम में आईआईटीएन लग जाए, कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन अगर आपका ये ड्रीम है कि मैं आईआईटी में पढ़ूं, तो आईआईटी में प्रवेश के बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें सबसे आसान रास्ता है 12वीं के बाद, जहां पे जाके आप बीटेक करेंगे, ठीक है। तो अपनी मैथ्स और फिजिक्स को मैं ये नहीं कहूंगा कि एवरेज से आउटस्टैंडिंग करिए, एवरेज ही रखिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये एवरेज जो है, ये आपका कंसिस्टेंट एवरेज होना चाहिए। अगर आप कहें कि मेरे को ये डायनेमिक्स एकदम अच्छे से आती है, तो मतलब फिर अच्छे से आती हो, ये नहीं हो कि थोड़ी ये आती हो थोड़ी वो आती है, ऐसा वाला एवरेज नहीं चाहिए। एवरेज का एवरेज बल्लेबाज कौन, जिसके पसंद की गेंद आए और सीधे बाउंड्री पार, तो वो पसंद की गेंद आपकी कौन सी है चुन लीजिए, ठीक है। अगला सवाल, और कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। लड़कियां कुछ नहीं पूछना चाहती, 12वीं क्लास की परीक्षा सर पे है, और अगर लड़कियां अभी भी कुछ नहीं पूछना चाहती और आपको ऐसा लगता है कि वो मम्मी पापा देखेंगे, तो अच्छा खाना बनाना सीख लो, यही आपका भविष्य है। और ये दुनिया कहती है, लेकिन मैं दूसरे माध्यम से कह रहा हूं, जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि पहाड़ पे चढ़ के बैठ जाओ, बाईपास भी तो होता है, अंडरपास भी तो होता है। आप लोग तो हाईवे के ऊपर रहते हो, खूब बाईपास और अंडरपास देखे होंगे। बढ़िया खाना बनाना, सिलाई बुनाई कढ़ाई सीख लो, सक्सेस, सफल हो जाओगी, क्योंकि फिर पूरे परिवार को खुश रख पाओगी।
और अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम खाना नहीं बनाएंगे, इतना इसलिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं कि खाना बनाए, तो पढ़ो, सपने देखो। और अगर सपने देखना भी नहीं जानती तो खाना बनाना सीख लो। दोनों ऑप्शन है। ज्यादा टेंशन नहीं, लड़कियों को ज्यादा टेंशन नहीं। क्यों टेंशन नहीं? क्योंकि दो ही ऑप्शन है, या तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, अपने सपनों के पीछे भागो, या खाना बनाना सीख लो। लड़कों के पास क्या ऑप्शन है? ओनली वन, पढ़ो। नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा जिंदगी में। और केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए मत पढ़ो। शिक्षा के दो महत्व भी बताए मैंने। नॉलेज अपना प्रैक्टिकल रखिए, और अपने कैरेक्टर को, अपनी मॉरल वैल्यूज को हाई रखिए। आपका नैतिक चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए। और आपका ज्ञान प्रायोगिक होना चाहिए। डायनेमो सेल और बैटरी केवल किताबों में नहीं पढ़ो, उसको प्रैक्टिकली भी उसको देखिए। मैथमेटिक्स केवल किताबों तक नहीं सीमित रखिए, जिंदगी की मैथमेटिक्स को भी समझिए। घर में आपको कोई ग्रह क्लेश हो रहा है, लगाओ गणित का कोई सूत्र, उसको सुलझा दो। कहीं करो गुणा भाग। अपने डिप्लोमेटिक कैरेक्टर का, अपने एजुकेटिव कैरेक्टर का परिचय दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई कैरियर की बात। आप किसी को कुछ नहीं पूछना। अब आखिरी फेज 10 मिनट का, हार्डली 10 मिनट का। कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ लो। ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, कोई अपने दिल की बात कहना चाहते हो, आपकी कोई समस्या आपको परेशान कर रही हो जो आप किसी से ना कह पा रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग एक ऐसी एज में हैं जिसको टीन एज कहा जाता है। सभी टीनेजर से। व्हाट इज टीन एज? किसी को पता है टीनेजर किसे कहते हैं? अगर गिनती पढ़ना शुरू करेंगे ना, 1 2 3 4 से लेकर 10 तक जाएंगे, तो 11 12 और फिर आता है 13। और 13 में आ गया टीन। यहीं से आप टीन हो जाते हैं। इसके पहले आप प्लास्टिक थे, नाजुक, माता पिता की गोद में खेलते थे, मम्मी हाथ से खाना खिलाती थी, और अब प्लास्टिक से टीन हो गए। और कब तक रहेंगे टीन? जब आप टीन है ना, तो बजते बहुत है। टीन में कुछ हल्का सा भी मारो तो आवाज बहुत आती है ना। घर में टीन लगी होगी, कहीं तो बारिश पड़ती होगी तो नींद खुल जाती होगी। टीन टीन बजती बहुत है। ये टीनेजर्स बजते बहुत हैं। और सबसे ज्यादा ये बजते हैं अपने अंदर के शोर से, अपने अंदर की बारिश से। कोई कोई बच्चा तो ऐसा होता है जिसके मन में 24 घंटे में 1000 सवाल आते हैं, लेकिन उसको ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उसका जवाब दे दे। कुछ भाग्यशाली बच्चे होते हैं जिनकी दोस्ती अपने से बड़ों से हो जाती है। लड़के हैं 16 साल 17 साल के, गांव के कोई चाचा ताऊ इनके दोस्त होंगे। शाम को ये साइकिल चलाएंगे, वो पीछे बैठेंगे और टहलते टहलते निकल जाएंगे, वो इनके सवालों का जवाब दे देंगे। आपके सवालों का जवाब कौन देगा? अगर दादियां पढ़ी लिखी नहीं है तो कौन देगा? अगर मम्मियां पढ़ी लिखी नहीं है तो कौन देगा? पापा के साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। आप तो 2 4 थप्पड़ एक आध चप्पल खा के जवाब ले लोगे, लड़कियां कैसे लेंगी? लड़कियां जवाब कैसे लेंगी? और ज्यादातर सवाल, मैंने कहा ना टीन बजते बहुत है, तो ज्यादातर सवाल आपके ऐसे होंगे जो आप किसी से भी पूछेंगे तो शोर पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप बज बहुत रहे हैं। महिलाओं से संबंधित भी अनेक प्रश्न हैं जिसके जवाब आज तक आपको नहीं मिल सका। और आप यकीन मानिए कि आज के समय में तो शादी ब्याह भी बहुत देर से होता है, तो करीब करीब 30 30 साल की लड़कियां हैं, यानी कि आपकी एज की डबल, जिनको जवाब नहीं मिला। लड़के तो लड़कियां तो बहुत ज्ञानी होती हैं लड़कों की अपेक्षा, क्योंकि आपको पैदा करती हैं। स्त्रियां महान क्यों? पैदा किया है आपको,
स्त्रियां महान क्यों? उनमें एक अंग आदमियों से ज्यादा है। बायो वाले बच्चे बता सकते हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल? एक शब्द का जवाब है। लड़के भी हैं बायो वाले कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल? आदमी और औरत में क्या अंतर है? सिर्फ एक अंतर है, यूट्रस। औरत के पास है, आदमी के पास नहीं है, बाकी सब सेम है। महान क्यों? आपको पैदा करती हैं। महान क्यों? आपसे एक अंग ज्यादा है। तो उनके सवाल के जवाब उन्हें कभी ना कभी मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी शादी भी जब भविष्य में होगी तो आदमी से ही होगी ना जवाब प्राप्त करने के लिए। जब कहीं जवाब नहीं मिलता तो अंत में शादी के बाद उसका पति उसे जवाब देता है। आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि आपकी शादी भी औरत से होगी, जो जवाब ढूंढती हुई आएगी, ना कि जवाब देने आएगी। तो देयर इज नो ऑप्शन, पढ़ लो। ऐसा कोई सवाल जो आपके मन में हो पूछ लीजिए, फिर पैकअप करते हैं। हाँ, यस प्लीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पीसीएम ही कुछ जरूरी होता किसने कहा? है सर? जैसे नीट जो क्वालिफाई करते हैं वो पीसीएम ही क्यों कर सकते हैं सर? ऐसा कुछ नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन जैसा मैं आज आप लोगों को मैं क्या बताने आया हूं, इतनी देर तक मुझे सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया? कि देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड द पीसीएम। एक दुनिया और भी है पीसीएम से आगे। ये ट्रेंड है पीसीएम, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं कहा पीसीएम, मैं जानता ही नहीं पीसीएम का मतलब क्या होता है। मैंने खुद ने नहीं पढ़ी पीसीएम, मैं आपको कैसे प्रेरित कर सकता हूं? आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर चीज का एक ट्रेंड आता है, तो हमारे देश में साइंटिफिक स्टडीज का ट्रेंड है। वरना हमारे देश को जो नोबेल मिले थे ना, वो आर्ट्स में मिले थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर पहला लिटरेचर का नोबेल लेके आए थे। जगदीश चंद्र बसु बॉटनी में नोबेल लेके आए थे। और जो लास्ट नोबेल हमको मिला है वो सोशल सर्विस में मिला है। अमर्त्य सेन इकोनॉमी में नोबेल लेके आए थे। जब तक अंग्रेजों के जमाने में रिसर्च होती थी तब तक फिजिक्स हमारी अच्छी थी, और आजादी के बाद हमने कम से कम फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोई नोबेल नहीं जीता। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इसको भी कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर थोपा गया कि तुम फिजिक्स नहीं पढ़ते हो, तुम्हें हीन भावना से देखा गया। आप लड़के होके मैथ्स नहीं पढ़ते हो, लड़की बनोगे। अगर लड़का आर्ट्स पढ़ता है तो उसको हीन भावना से देखा गया। कुछ नहीं, ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस बनने के लिए नो पीसीएम, पीसीएस बनने के लिए नो पीसीएम, टीचर बनने के लिए नो पीसीएम। लेकिन जिस स्ट्रीम में आप जा रहे हो, अगर आप पीसीएम स्ट्रीम में जा रहे हो तब तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायो पढ़नी पड़ेगी, आईआईटीएन बनना है तो मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। बाकी कहाँ पढ़नी पड़ेगी? कुछ नहीं, ये सब बकवास है। द प्रॉब्लम इज, आप ऐसे पूरा ढूंढ आइए इतिहास पढ़ाने वाला अध्यापक कौन है, मैथ्स पढ़ाने वाले गली गली, इंग्लिश पढ़ाने वाले गली गली, फिजिक्स पढ़ाने वाले गली गली, इतिहास पढ़ाने वाला कौन है? कोई नहीं। तो जब टीचर ही नहीं तो बच्चा कहां से होगा? कौन प्रेरित करेगा कि तुम इतिहास पढ़ो, तुम भूगोल पढ़ो, तुम नागरिक शास्त्र पढ़ो? और जो पढ़ाने वाले हैं भी बेचारे, तो उनके पास भी वही कल्चर है कि उनको भी पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो जो भी बुकिश नॉलेज है वो उनके पास है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक नई लकीर खींचिए, एक लकीर पहले से आपके सामने है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। इससे लंबी लकीर खींच के इसे छोटा किया जा सकता है। तो आप वो लंबी लकीर बनिए, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक? और कोई सवाल? कोई भी आपके मन में व्यथा है? बताओ भैया, चश्मे वाले भैया बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ। हाँ बताओ, क्या सोच रहे हो? पॉलिटिक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो? कैसी पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो? किस तरीके की मतलब क्या बनना चाहते हो? सीधे प्रधानमंत्री, या विधायक, सांसद, कॉलेज पॉलिटिक्स वगैरह? पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो? अपना सब्जेक्ट रखिए पॉलिटिकल साइंस। और एक बहुत छोटा सा सर्वे आप कर लीजिए, बहुत छोटा सा सर्वे आप कर लीजिए। देश के टॉप 10 पॉलिटिशियंस के नाम उठा लीजिए, प्राइम मिनिस्टर से लेके और लीडर ऑफ अपोजिशन। और उनके नाम उठाने के बाद उनका बैकग्राउंड एजुकेशन देखिए, तो आप पाएंगे सब पढ़े लिखे हैं।
ये जो एक घिसी पिटी कहावत है ना हमारे समाज में कि जो कुछ नहीं कर पाता वो नेता बन जाता है, ये घिसी पिटी कहावत है कि जो कुछ नहीं कर पाता वो नेता बन जाता है, या नेता अनपढ़ होते हैं। आप जरा मुझको दिखाइए अंगूठा लगाने वाले नेता कौन है आपके समाज में? कोई नहीं। अरे जो अंगूठा लगाएगा वो संसद में कैसे बैठेगा भाई? वो जमाने चले गए। अगर आप एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो अपने विषय को पहले कन्वर्ट करके पॉलिटिकल साइंस लीजिए। तो उससे क्या है कि पूरे विश्व की राजनीति आपको पता चल जाएगी कि राजनीति की शुरुआत कहां से हुई और राजनीति का अंत किस दिन होगा। एरिस्टोटल है, प्लूटो है, बिस्मार्क है, इनको सबको पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये देश जिस वजह से चल रहा है वो वजह है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। जो व्यक्ति संविधान पर अच्छी पकड़ रखता है, कानून पर अच्छी पकड़ रखता है, वो एक अच्छा नेता बन सकता है। इसीलिए आपने जितने बड़े नेताओं को देखा होगा वो या तो संविधान विशेषज्ञ होते हैं या वकील होते हैं। देश आजाद कराया वकीलों ने। गांधी जी क्या थे? देश का पहला प्रधानमंत्री एक वकील था, नाम था पंडित नेहरू। और देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं वो मैक्सिमम वकील थे। तो एक अच्छा रास्ता है कि आप उधर से निकल जाइए, वकालत के रास्ते निकल जाइए। दूसरा रास्ता है दर्शन के सहारे निकल जाइए, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के सहारे निकल जाइए। और तीसरा भी रास्ता इसमें एक होता है कि जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अपने आसपास की राजनीति पे नजर रखिए और अनुभव प्राप्त करिए। आप ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब आज के समय में अगर कोई बच्चा नेता बनने का सपना देखता है तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा सपना कुछ हो सकता है। आईएएस पीसीएस और आगे आपको सैल्यूट मारेंगे सर। आईएएस अधिकारी कानून का पालन करना सिखाता है, नेता कानून बनाता है। ये अंतर है। तो बिल्कुल सही सोच है, बस इस सोच को आप मूर्त रूप दीजिए। नॉलेज तो बहुत है, आते ही कहा ना कि पुस्तकें का विद्या परस्ते का जन्म। तो नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, उसका अनुसरण भी करिए। ठीक है, तो इस दिशा में काम करिए। और कोई सवाल है किसी को? और पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल पे जाइए, पूरी प्लेलिस्ट है, एक दो लेक्चर देखिएगा, बुद्धि खुल जाएगी। और कोई सवाल? तो चलिए अब हम लोग पैकअप करेंगे। आप सभी लोगों को आने वाली बोर्ड परीक्षाओं की और आने वाले जीवन की और आपके सुनहरे भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं पेपर अच्छे से, मेहनत से और ईमानदारी से दीजिए। नंबर ज्यादा आए कम आए फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी मेहनत से संतुष्ट थे कि नहीं, आपको अपने ऊपर विश्वास था कि नहीं, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा। करियर काउंसलिंग के लिए मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैंने 2-3 परसेंटेज क्राइटेरिया रखे हुए हैं। अगर इतने नंबर लाने के बाद आपको लगे कि आपको इन सारी चीजों की तैयारी करनी चाहिए तो कारगिल विक्टर्स एकेडमी की तरफ से मैं आपका निःशुल्क स्वागत करता हूं, बिना किसी फीस के आपको पूरा पढ़ाने का आश्वासन देता हूं और पढ़ाऊंगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार का मार्गदर्शन या गाइडेंस चाहिए, मैंने कहा ना दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करने में अवेलेबल हूं। सबके नाम मुझे नहीं याद रहेंगे, सबकी शक्लें मुझे नहीं याद रहेंगी। आप जब भी मुझसे बात करेंगे तो सिर्फ ये बता दीजिएगा अपने स्कूल का नाम कि आप वहां आए थे, मैं पहचान जाऊंगा। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अब आप लोग घर जाइए और अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछेंगे।